हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो मैं बता दूं कि जैसा कि ये टॉपिक हमारे पॉलिटी का धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहा है, तो आप कृपया सीक्वेंस जैसे है वैसे देखते हैं। तो ये प्लेलिस्ट बिल्कुल स्ट्रक्चर में डिजाइन किया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो कृपया आप प्लेलिस्ट को देखते हैं। तो अब हम आज देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जैसा कि राष्ट्रपति हो चुका है एग्जीक्यूटिव में, तो एग्जीक्यूटिव में अब ये आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसके बाद हम लेजिस्लेचर देखेंगे। जब पीएम वीएम हम देख लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और बहुत सारे लोकसभा की इम्पोर्टेंट, राज्यसभा की इम्पोर्टेंट, फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा, और कौन पावरफुल है लोकसभा या राज्यसभा। तो ये सब चीजें चलेंगी वहाँ। पहले हम मंत्री परिषद को देख लेंगे और उसके बाद हम पीएम को देख लेंगे, उसके बाद हम महान्यायवादी को देख लेंगे। तो हमारा एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा, फिर हम घुसेंगे लेजिस्लेचर। अब मैं शुरू करता हूँ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होता है और पीएम प्रधान होता है। तो मैं बता दूं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है, तो उसमें पीएम और उसका मंत्री परिषद सबसे पावरफुल बॉडी होती है, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यकारी बस नाम के होते हैं, बस उनके नाम से सभी चीज चलता है। जैसे कि इंग्लैंड में किंग के नाम से चलता है, वैसे ही हमें यहाँ पे एक पद बनाना पड़ा राष्ट्रपति का, क्योंकि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अपनाया है। तो इस वजह से हमें वहाँ के किंग जैसा बनाना पड़ा राष्ट्रपति को यहाँ। लेकिन वहाँ पे जो किंग होता है वो हायरार्की है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है उसको इलेक्शन द्वारा चुना जाता है। तो इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है लेकिन चुना जाता है। तो जैसा कि अभी रिपब्लिक डे मन रहा है, तो इसी वजह से रिपब्लिक मनाते हैं हम, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति कोई वंशानुगत नहीं होता है, हम अपने राष्ट्रपति को चुनाव द्वारा चुनते हैं। तो इसी वजह से रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि हम रिपब्लिक है। अब हम देख लेते हैं आगे का प्रोविजन क्या है। इसी वजह से मैंने बता दिया कि मेन पावरफुल बॉडी मंत्री परिषद और पीएम। तो अब दो आर्टिकल है इसमें, 74 और 75। तो मंत्री परिषद से संबंधित है ये। तो हमने राष्ट्रपति जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी ये हुआ था। और 75 है, पता चलता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उत्तरदायित्व से। तो 75 में इनके कार्यकाल, इनकी नियुक्ति और इनका क्या उत्तरदायित्व है, इसका पता चलता है। और आर्टिकल जो 74 है, तो वो हमने राष्ट्रपति जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो आप वहां से देख सकते हैं। और वैसे जब पीएम का टॉपिक होगा तो उसमें भी आर्टिकल 74 आएगा यहाँ। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 75 में दिया क्या है। तो पीएम राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और अन्य मंत्री पीएम की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। पीएम की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी मंत्री, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ये पीएम डिसाइड करता है। और पीएम की भी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं करता है। जो भी पार्टी लोकसभा में बहुमत होती है, वो पार्टी जो बोलती है वही राष्ट्रपति को करना होता है। तो वही चुनते हैं जो पार्टी बोलती है उनको पीएम। उसके बाद पीएम के कहने पे उनको सब काम करना होगा और मंत्रियों को नियुक्त करना होगा। उसमें उनकी कोई पावर नहीं है कि वो अपने मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि लोकसभा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं आया, तब राष्ट्रपति अपने मर्जी का कर सकता है और वो अपने मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकता है। और जिसे भी नियुक्त करेगा उन्हें 30 दिनों के अंदर में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे पीएम सहित मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये प्रोविजन किया गया। पहले प्रोविजन था कि आप कितना भी मंत्री बना सकते हैं, तो अब यहाँ पे बनाया गया कि मंत्री परिषद में 15% जितना भी सदस्य है लोकसभा का, उससे ज्यादा सदस्य मंत्री परिषद में नहीं होते। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये प्रोविजन किया गया, क्योंकि अब जो पार्टी जीत के आती थी वो बहुत लोगों को मंत्री बना देती थी। इस वजह से बहुत बर्डन बढ़ रहा था लोकसभा पे और काम अच्छे से नहीं हो पाता है। जब ज्यादा लोग होते हैं तो डिसीजन लेने में भी दिक्कत होती है, और ज्यादा लोगों को मंत्री इस वजह से बना दिया जाता था मंत्री परिषद में, ताकि उन लोगों को लुभाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए अगर गठबंधन की सरकार है, तो अब हर एक लोगों को गठबंधन की सरकार में प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, जो भी कैबिनेट होता है उसमें। उस वजह से उन लोगों को लेके कॉलिशन गवर्नमेंट बहुत चल रही थी। 1900 जब 90 का दशक था, तो उस टाइम बहुत ज्यादा गठबंधन सरकार हो रही थी। अब गठबंधन सरकार में थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे किसी सरकार को बहुमत नहीं आती है किसी पार्टी को, तो 2-3 पार्टी मिलके अपना गठबंधन बना के जो भी होता है, लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा में अपना सरकार बनाती है 1-2 पार्टी मिलके। तो अब पार्टी 1-2 अगर मिलके बना रही है, तो अब जो मंत्री परिषद होती है उसमें सभी का सदस्यता होनी चाहिए। इस वजह से 15
16% से ज़्यादा लोगों को 20-20, 30-30% मंत्री बना दिया जाता था लोकसभा या भी जो राज्यसभा सदस्य होते थे। तो इस वजह से ये लाया गया यहाँ पे कि इतने मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो अब हम देख लेते हैं आगे, एमपी पद पर नहीं तो मंत्री पद भी नहीं अयोग्यता पर। तो अगर आप एमपी नहीं है तो मंत्री नहीं बन सकते, इसमें ये प्रोविजन होता है। तो जैसा कि हमने प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा था, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा था कि आपको लेजिस्लेचर का सदस्य होना, मतलब विधायिका का सदस्य नहीं भी हो तो चलेगा मंत्री बनने के लिए, वो प्रेसिडेंट कहीं से भी उठा के किसी को बना देता था। लेकिन यहाँ पे है कि आपको विधायिका का सदस्य होना ही चाहिए, तभी आप मंत्री बन सकते हैं। और इसमें प्रोविजन है कि अगर नहीं भी हैं विधायिका के सदस्य तो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कुछ 6 महीने के अंदर में सदस्यता लेनी पड़ती है, तब जाके आप मंत्री रहते हैं। इसमें ये प्रोविजन होता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का यही एक खूबी होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जब तक उनको विधायिका में बहुमत होता है तभी तक सरकार में रह सकती है कार्यपालिका। अगर विधायिका में बहुमत होती है तो उन्हें उसी वक्त त्याग पत्र देना होगा या फिर वो सरकार में नहीं रह सकते। और राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो हर एक मंत्री को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है और उनकी शपथ होती है गोपनीयता। और जो मैंने ऊपर अभी बताया भी कि 6 महीना तक सदस्य नहीं, मंत्री भी नहीं। तो अगर आप 6 महीने के अंदर में सदस्यता नहीं पा लेते हैं लोकसभा या राज्यसभा किसी का, तो आप मंत्री नहीं रह सकते। इसमें ये प्रोविजन होता है। शपथ गोपनीयता के लेते हैं, तो ये मैंने बता भी दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ मिनिस्टर होते हैं मंत्री परिषद का। इसमें जो पूरा मंत्री परिषद होते हैं तो इसमें भी रैंक बांटा गया है मंत्रियों का, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ मिनिस्टर इसमें है कि जो ये देखिए, जो ये बीच के होते हैं इन्हें बोला जाता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल। मेनली आप जो भी सुनते होंगे कि कभी भी सरकार मीटिंग कोई करती है, कैबिनेट की मीटिंग होती होगी, कोई भी फैसला कैबिनेट ही करता है। तो वो जो 272 सदस्यों का आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, उसमें से मेन जो भी लोग होते हैं उनको चुन के कैबिनेट बनता है। क्योंकि उतने सारे लोगों को सभी डिसीजन लेने में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए डिसीजन जल्दी लेने के लिए छोटा सा कैबिनेट बनाया जाता है जिसमें मेन लोग होते हैं और इनका डिसीजन लेने पे बाकी लोग को भी सहमति उसमें मान ली जाती है कि वो लोग भी सहमत हैं, क्योंकि वो लोग हाँ या ना नहीं कह पाते, नहीं तो पार्टी से उनको निकाला जा सकता है। इस वजह से वो हामी भर ही देते हैं। तो जो ये कैबिनेट है इन्हें कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। मंत्रिमंडल में जो भी सदस्य होते हैं इन्हें कैबिनेट मंत्री बोलते हैं और ये रैंक 1 के मंत्री होते हैं, सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं। तो सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं लाइक रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तो आप नाम सुनते भी होंगे। अब इसमें भी मंत्रालय बटा होता है और जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं तो हर एक मंत्रालय बटा है काम के लिए। जैसे वित्त से कोई अलग काम होगा, मतलब वित्त मंत्रालय कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड काम करेगी। गृह मंत्रालय अब पूरे जो भी देश के अंदर गृह में दिक्कत होता है अगर घर में, तो वो पूरा गृह मंत्रालय देखता है। और जैसे रक्षा मंत्रालय होता है तो जो भी सुरक्षा से विषय है वो रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री देखते हैं। तो ये जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं उनको एक एक मंत्रालय भी मिला रहता है और ये मंत्रालय के हेड होते हैं और सभी निर्णय इनके द्वारा लिया जाता है। पीएम के अलावा कोई और इन्हें नहीं रोक सकता। तो जो भी मंत्रालय हैं ये बड़े बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो इनके निर्णय को पीएम के अलावा और कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप समझ लें आप। दूसरी बात है इसमें कि किसी भी कैबिनेट मीटिंग में ये शामिल हो सकते हैं और राय भी अपनी दे सकते हैं। तो जो ये रैंक 1 के मिनिस्टर हैं तो वो किसी भी कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगे ही होंगे और अपनी राय बात तो ये देते ही हैं। मेनली इन्हीं लोगों को मिला के डिसीजन लिया जाता है। जैसे अभी अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, रक्षा मंत्री हैं और पीएम है, तो मेनली इन लोगों को मिला के ही डिसीजन लिया जाता है। और भी जो रैंक 1 के मिनिस्टर होते हैं ये लोग मिलके कैबिनेट बनता है और यही लोग मेनली डिसीजन लेते हैं। और अब हम देख लेते हैं दूसरा, राज्य मंत्री। तो आप राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर जो है, ये आप ये मत समझिएगा यहाँ पे कि राज्य के मंत्री हैं, ये बस नाम है स्टेट मिनिस्टर, इनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ये बस पद का नाम। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इनका मंत्रालय में नंबर 2 पे इनकी हैसियत होती है और कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में होता है। तो जो भी रैंक 1 के मिनिस्टर लोग हैं
निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, अमित शाह, इन लोगों के अंडर में ये लोग काम करते हैं और कैबिनेट मीटिंग में अधिकार नहीं है भाग लेने का। जब बुलाया जाए तभी ये आ सकते हैं। तो अब ज़्यादा लोगों को कैबिनेट मीटिंग में बुलाइएगा तो उसमें गोपनीयता खत्म हो सकती है, क्योंकि कोई लीक कर सकता है जानकारी को। और कैबिनेट बहुत ही गोपनीयता के साथ काम करती है, क्योंकि जितने भी नेशनल काम होते हैं वो कैबिनेट द्वारा ही किए जाते हैं और बहुत सारे कैबिनेट काम करती है। तो परमाणु हथियार वगैरह, रक्षा से सारे रिलेटेड टॉपिक उन्हीं को पता होता है और हमारे NIA, रॉ वगैरह सभी खबर उन्हीं को देते हैं। उनके पास अगर गोपनीयता इस बात की नहीं रहे तो दिक्कत हो सकता है देश के लिए। इसी वजह से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है कैबिनेट मीटिंग में। और अब हम देख लेते हैं तीसरा, जो होते हैं उप मिनिस्टर बोलते हैं हम उनको, मतलब उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। तो ये होते हैं राज्य मंत्री के अधीन में, मतलब कि राज्य मंत्री के ये मदद करते हैं। कैबिनेट मंत्री की इनको अधिकार नहीं है। तो मतलब कैबिनेट जो मीटिंग होता है उसमें इन्हें अधिकार नहीं है भाग लेने का और कैबिनेट मीटिंग में भाग का। तो ये सब इन लोगों को नहीं है, क्योंकि अब ये जो भी लोग हैं इनको ऊपर के जो भी रैंक के रहते हैं उनको नीचे वाले को कंट्रोल करते हैं, उनके नीचे वाले जो रहते हैं उनके नीचे वाले को कंट्रोल करते हैं और ये लोग मिलके काम करते हैं। ऊपर वाले नीचे वाले से काम कराते हैं, नीचे वाले उनसे नीचे वाले की हेल्प से काम करते हैं। और इसमें है कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं तीनों को मिला के ये पूरा मंत्री परिषद कहलाता है। तो आप जो मैंने ऊपर बताया भी तो आप समझ ले ये पूरा मंत्री परिषद है। और ये है कैबिनेट, जो मेनली इसी को हम सरकार बोलते हैं, यही सारे डिसीजन लेती है। मेनली सभी डिसीजन इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। तो आप ये समझ पे। तो अब हम आगे देख लेते हैं। ये आप क्लासिफिकेशन देख लिए तो आपको काफी क्लियरिफिकेशन हुआ होगा यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अब ये समझ लें यहाँ पे अब, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, बिना इसके पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ नहीं। तो अब देखिए संसदीय प्रणाली की मौलिक सिद्धांत है। तो मैंने बताया भी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी मौलिक सिद्धांत यही है, इसी पे पार्लियामेंट्री सिस्टम टिकी होती है। तो आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व हो। तो अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व होती क्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब कि इसमें बोला जाता है कि मंत्री एक साथ तैरेंगे और एक ही साथ डूबेंगे। इसमें ये होता है कि अगर बोट में कोई छेद होता है तो पूरे मंत्री परिषद को डूबना पड़ेगा। तो मतलब पूरा नाव डूबेगा तो सभी साथ में डूबेंगे और तैरेंगे तो सभी साथ में तैरें। ये सामूहिक उत्तरदायित्व इसलिए दिया गया है क्योंकि अब मान लीजिए कि ये थोड़ा सा आगे भी बात होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ और आगे वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा मैं, क्योंकि जब हम वर्ड के बारे में देखेंगे एक एक वर्ड के बारे में तो वहाँ पे भी अच्छे से बताऊंगा वहाँ पे। तो इसमें यही होता है कि एक ही साथ डूबेंगे और एक ही साथ तैरेंगे, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कोई फैसले को लेके, कि मान लीजिए कि गृह मंत्रालय कुछ और बोल रहा है उसी मुद्दे पे, वित्त मंत्रालय किसी मुद्दे पे कुछ और बोल रहा है, रक्षा मंत्रालय किसी मतलब उसी मुद्दे पे कुछ और बोल रहा है, तो लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। इस वजह से दिया गया है कि आप पर्सनली तो मतभेद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पब्लिक में स्टेटमेंट देना है तो आपको उस मुद्दे पे एक जैसा ही स्टेटमेंट देना है। तो आप हमेशा देखते होंगे कि कभी भी कोई भी मंत्री अपने पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोलता है। आप भीतर मतलब जो भी मीटिंग होती है उसमें तो जाहिर कर सकते हैं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन आपको बाहर आना है तो साथ ही में एक जैसा ही स्टेटमेंट देना है पूरे पार्टी को, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है आप लोगों से। तो इस वजह से ये सामूहिक उत्तरदायित्व दिया है। अगर एक भी मंत्री उसके अगेंस्ट में जाता है, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, पूरे मंत्री परिषद को जाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद जब उस मंत्रालय के विरुद्ध कॉन्फिडेंस और मोशन आएगा तो अगर एक मंत्रालय के विरुद्ध आता है तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना है अगर वो पास हो जाता है। तो इसमें ये प्रोविजन। तो अविश्वास प्रस्ताव तो सभी मंत्री RS प्लस लोकसभा जो उसमें शामिल है त्याग पत्र देना पड़ सकता है। पहले कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो अगर कॉन्फिडेंस मोशन सिद्ध नहीं हुआ पाया, क्योंकि अगर वो मंत्री सहमत नहीं है और अगेंस्ट में वोट करता है, इसमें मेजोरिटी सिद्ध नहीं हो पाएगी और पूरे लोकसभा में मतलब जो भी पूरे मंत्री परिषद होते हैं लोकसभा में उनको त्याग पत्र देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है लोगों को विरोधाभास ना हो। मैंने बता भी दिया ऊपर की लोगों को विरोधाभास ना हो। अब मान लीजिए कि PM कुछ और बोल रहे हैं, वित्त मंत्री आके कुछ और बोल रही हैं इकोनॉमिक के टॉपिक पे, चाहे मान लीजिए कि रक्षा से रिलेटेड टॉपिक है तो वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे वॉर करेंगे और कोई आके बोल रहा है नहीं करेंगे, कोई बोल रहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कोई मंत्री जाके बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे। तो इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप ये सब बातें मीटिंग में कर सकते हैं, लेकिन जब आपको बाहर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा तो आपको क्लियर बताना होगा सभी लोगों को एक साथ ही कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या नहीं करेंगे फ्यूचर में। तो ये सब क्लियर बताना, इसी वजह से लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से ये चीजें दी गई। और उत्तरदायित्व के लिए भी ये जरूरी है। तो मान लीजिए कि अब इसमें लोग जो मंत्रालय होते हैं वो उत्तरदायित्व होते हैं एक दूसरे के प्रति, क्योंकि अगर एक मंत्रालय का काम सही से नहीं हो पाता तो सारे मंत्री परिषद को जाना पड़ सकता है। तो इस वजह से होता है कि अब सभी मंत्रालय की मदद करते हैं ताकि उनमें सरकार जाने का खतरा ना और स्मूथली डिसीजन लिया जा सके और सरकार लॉन्ग टर्म तक चलती रहे। तो इसमें ये और सहयोग के लिए एक दूसरे के, ये मैंने बता भी दिया कि सहयोग के लिए, और ये उत्तरदायित्व के लिए बनाया ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। तो अब हम ये यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे चलते हैं कि आगे कौन कौन सा प्रोग्राम। अब मंत्रियों के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों प्लस अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी। मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट के जो भी फैसले होते हैं वो जो भी नीचे के मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर और उप मंत्री, तो उनके लिए बाध्यकारी होते हैं और संसद के बाहर भीतर इसकी समर्थन करने सहमत नहीं है तो त्याग पत्र दे दे। तो मैंने बता भी दिया कि अब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो जब मीटिंग हो गया और कैबिनेट फैसला ले ली तो उसको मानना ही है जो भी सदस्य हैं मंत्रि परिषद के। तो अगर नहीं माने तो आप या तो फिर त्याग पत्र दे दिए या फिर पार्टी खुद हटा देगी आपको। लेकिन आप जब फैसला हो गया तो बाहर आके समर्थक देना ही होगा। आप बाहर ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इस फैसले से असमर्थ हैं। तो ये प्रोविजन हो। और दूसरा होता है इसमें इंडिविजुअल उत्तरदायित्व, मतलब कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हम बोलते हैं इसमें, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इसको मैं समझा दूं कि आर्टिकल जो 75 है, मंत्री को हटा सकता है जो पीएम है वो। राष्ट्रपति जब लोकसभा में विश्वास मत हो केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। मतभेद संतुष्ट नहीं तो त्याग पत्र दे दे या फिर राष्ट्रपति बर्खास्त कर देगा के द्वारा उत्तरदायित्व को बनाया जाता है। तो अब मैं ये बता दूं यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर आप किसी फैसले से असंतुष्ट हैं तो या तो आप खुद त्याग पत्र दे दिए, नहीं तो पीएम राष्ट्रपति से बोल के आपको बर्खास्त करा सकता है। 75(2) में ये दिया गया है मेनली। इसमें ये है क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप पब्लिक में आके बोलते हैं कि हम फैसले से असंतुष्ट हैं, कोई भी फैसला, तो इससे लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है और कंफ्यूजन होगी तो इसमें कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा आपके खिलाफ लोकसभा में कि आप मेजॉरिटी सिद्ध करके दिखाइए, क्योंकि आपके मंत्री आपके अगेंस्ट में है। इस वजह से यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अगेंस्ट में हैं और मीडिया वगैरह में ये सब बोल रहे हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो पीएम यहाँ पे आपको बोलेंगे कि आप या तो त्याग पत्र दे दीजिए और नहीं तो हम आपको खुद बर्खास्त करा देंगे। या तो आप फैसले पे हामी भरिए कि हाँ आप भी सहमत हैं जो फैसला लिया गया है, या बर्खास्त कर देगा राष्ट्रपति, या फिर आपको खुद त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व निभानी होती है। तो इस वजह से ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया है और इसे पीएम के द्वारा तय किया जाता है मंत्रियों पे, क्योंकि पीएम ही मेन होता है सरकार चलाने के लिए। तो उसी को ये पावर दिया गया है कि आप किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं अगर वो किसी फैसले से। अब हम देख लेते हैं और कुछ जो वर्ड हैं, तो वर्ड ये सब मैं बताते चलूं और ये बहुत ही जरूरी वर्ड है, तो आप कृपया इनको ध्यान रखें। कार्यवाहक सरकार, केयर टेकर गवर्नमेंट बोलते हैं कार्यवाहक सरकार को, और इन सब पे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, तो इन सब को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी। तो इसमें पिछली सरकार ही कार्यवाही में रहती है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। जब एक नया सरकार बन नहीं जाती और कोई भी बड़ी निर्णय या नहीं ले सकती, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट, जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा तो डिजॉल्व हो जाती है, उसके बाद चुनाव होने जाता है। लेकिन जो पिछली सरकार है जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाती तब तक कार्यवाहक गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करती है वही सरकार जो कि पिछली सरकार है, क्योंकि नई लोकसभा जब तक आके बन नहीं जाती तब तक इन्हीं को रखा जाता है कार्यवाहक में, क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी अकेला नहीं रहता, उनको हमेशा मंत्री परिषद की जरूरत रहती। और दूसरी बात इसमें है कि कोई भी बड़ी निर्णय ये ले नहीं सकती, क्योंकि अब तो लोकसभा मान लीजिए खत्म हो चुकी है तो इनको बड़ी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आपको जनता उसी टर्म तक चुनी थी, वो टर्म आपका पूरा हो चुका है, तो आपका नैतिकता भी नहीं बनती है कि आप कोई भी निर्णय ले लोगों के प्रति। और राष्ट्रपति के कहने पे ही ये निर्णय लेती है, बड़ी निर्णय तो लेती नहीं है, और जो भी निर्णय लेती हैं वो राष्ट्रपति के कहने पे है। और ये सिचुएशन कब आ सकती है, जैसे
पीएम की मृत्यु हो गई तो उस समय भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, या फिर त्याग पत्र दे दे पीएम, या फिर लोकसभा को डिसॉल्व हो जाए और नई लोकसभा का जब चुनाव होने जाए, तो ऐसा जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, अब जिस वजह से भी हो, तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाया जाता है उस टाइम, और आपातकाल के जो भी फैसले हैं वो ले सकती है सरकार। जो भी होगी केयर टेकर गवर्नमेंट, तो ये आपातकाल से रिलेटेड फैसले ले सकती है। और आर्टिकल 74 है, राष्ट्रपति सीएम के कहने पर ही काम करता है, इसीलिए ये बताया। तो जब भी राष्ट्रपति कभी भी अकेले नहीं रह सकता, उसके लिए हमेशा सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना ही चाहिए। और अब हम आगे देख लेते हैं इसमें अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में आप सुने होंगे, तो आपको पता होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं होगा, तो मैं बता दूं यहाँ पे। तब बनाया जाता है जब राजनीतिक परिवर्तन, मतलब राजनीति परिवर्तन किया जाता है उस टाइम। जैसे कि मान लीजिए कि अब हमें इस संविधान को छोड़ के दूसरा संविधान बनाना है, तो उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। जो जो मतलब बड़े बड़े काम होते हैं उसमें बनाया जाता है। तो जैसे संविधान को ही बदलना हो तब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती। निर्वाचन संबंधित मुद्दा पूरा मतलब चेंज करना हो अपना निर्वाचन प्रणाली, जो चुनाव की हमारी प्रणाली है, तब जाके बनाया जाएगा इसमें। जैसे संसदीय से हम राष्ट्रपति सिस्टम बनाए, जैसे कि अमेरिका में है, उस सिस्टम को हम लागू करें अभी जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जो वो टाइम लगेगा उसको संविधान को बनाने में, उस बीच में जो भी सरकार रहेगी देश चलाने के लिए, उसी को हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। और जब तक यह सब चलेगा तब तक यह रहेगा। तो जो काम होता है और इसको जब तक पूरा करने में जो टाइम लगेगा तब तक ये सरकार रहती है। तो आप सुने भी होंगे हमारी जो पहली लोकसभा थी 1947 से 52 तक, तो वो उसे हम इंटरिम गवर्नमेंट ही बोलते हैं, क्योंकि वो चुन के नहीं आए थे जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था। तो संविधान जब निर्माण हो रहा था तो जो संविधान सभा थी वो दो काम करती थी, एक तो देश चलाने का काम करती थी और दूसरा संविधान का काम करती, तो वो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी उस टाइम। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे गठबंधन सरकार किसे बोलते हैं, तो कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये बार बार आप सुनते होंगे, तो मैंने बताया भी पहले, अब एक बार मैं यहाँ भी बता देता हूँ। यह सरकार दो या दो से ज्यादा राजनीतिक पार्टी द्वारा मिलके काम करती है या फिर सरकार बनाती है। तो मैंने बताया भी कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा में कोई भी पार्टी को बहुमत ना आए, तो एक दो पार्टी मिलके सरकार बनाती है, उसे हम कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। तो अब मैं एक बात ये भी बता दूं कि जो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो आप स्टेट में भी अगर क्वेश्चन आए स्टेट से रिलेटेड तो उसमें भी लिख सकते, सेम ही स्टेट और हमारा सेंटर का एक ही प्रोविजन पे, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज वहां भी लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि मैं कोएलिशन गवर्नमेंट बताऊं तो फिर स्टेट का पढ़ाऊं, तो उस टाइम भी आपको बताऊं कि कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है स्टेट के लिए, आप इसको लिख सकते हैं, यही चीज वहां भी लिख सकते हैं आप। तो अब हम इसके प्रो और कॉन्स देख लेते हैं, मतलब प्रॉफिट क्या है इसके कोएलिशन गवर्नमेंट के। पहला प्रॉफिट है कि विविधता का महत्व होता है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो जो भी सरकार होती है वो टफ डिसीजन अकेले अपने दम पे नहीं ले पाती है, जब तक जो पार्टी मिली है उनका भी सहमति आवश्यक होता है, क्योंकि दोनों लोगों के सहमति से ही सरकार चलती है, तो उनका भी बात मानना जरूरी होता है। तो अब कोएलिशन गवर्नमेंट में तो एक दो पार्टी मिला के होती है, तो विविधता का महत्व बढ़ता है, क्योंकि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है सरकार में, तो अच्छे फैसले लिए जाते हैं। और फायदे इनके, विविधता के जो फायदे हैं, मान लीजिए महत्व बढ़ेगा तो हमारा देश नहीं टूटेगा, हमारा कल्चर बचा रहेगा, सभी लोगों को डेमोक्रेसी का फायदा होगा, तो ये सब चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और दो राजनीतिक दलों का कमजोर होता जनाधार, तो आप समझ लीजिए कि जैसे दो ही राजनीतिक दल है हमारे यहाँ, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, मतलब बड़ी पार्टी। इससे ये भी पता चलता है कि अब इन लोगों का कमजोर हो रहा है, तो क्षेत्रीय पार्टी भी उभर रही है और नई नई पार्टी बन रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, जनता पार्टी, लालटेन वगैरह, तो ये सब स्टेट पार्टी भी उभर रही है। तो अब देख रहे हैं कि अब लोग मतलब हर एक लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, तो स्टेट पार्टी भी अब सेंटर में आ रही है, तो इस वजह से डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा माना जाता है। अब डेमोक्रेसी में मान लीजिए एक ही पार्टी का सरकार चले या फिर दो ही पार्टी का सरकार चले, तो वो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती है। तो जैसे कि चाइना और रसिया में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट चलती है, तो वो सही नहीं है, और वहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, बस नाम का चुनाव होता है। अब यहीं पे देख ले कि हम उदय का कारण क्या है, तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि आखिर में गठबंधन का उदय का कारण क्या है, इतने गठबंधन क्यों, का सॉल्यूशन भी आपको बताना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में जो कारण है उसी का सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। तो पहला है क्षेत्रीय असंतुलित विकास। तो मान लीजिए कि अगर जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है, तो मेनली देखा वही जाता है कि उनकी स्टेट में जो पार्टी की स्टेट में भी सरकार होती है सेंटर की, तो वो मेनली वहीं पे विकास करते हैं, और जहाँ पे ऑपोजिशन सरकार होती है वहाँ पे कम ध्यान दिया जाता है। इस वजह से भी
ही क्षेत्रीय असंतुलित विकास होता है तो क्षेत्रीय पार्टी बनती है। तो इस वजह से भी अब वहाँ के लोग, क्षेत्रीय पार्टी बनेगी तो वहाँ की पार्टी जब इलेक्शन में खड़े होंगे तो वहाँ के लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। इसी वजह से एक पार्टी को बहुमत नहीं आ पाता है। और असंतुलित विकास जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, तो अगर मान लीजिए उसमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनमें अगर आप विकास नहीं करिएगा तो वहाँ के कुछ लोग मिलकर अपना पार्टी बनाएंगे और तब वहाँ के लोग उन्हीं को वोट देंगे। तो अब यहाँ का वोट ही कटेगा उधर, तो इस वजह से कोaliशन गवर्नमेंट बनती है। और दूसरा हम देख लेते हैं राजनीतिक स्वार्थ और अपराधीकरण। तो राजनीतिक स्वार्थ मतलब कि आप समझ लीजिए कि अब जो पार्टियां ये सब छोटी छोटी पार्टी बनाई जा रही है तो वो कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी अपना बनाते हैं। इन वजह से भी गठबंधन सरकार उत्पन्न होता है। और अपराधीकरण तो आप ये मैं आपको बताऊंगा जब निर्वाचन आयोग हम पढ़ेंगे कि कैसे अपराधी अब चुनाव में आके जीत रहे हैं और उनका नाम बढ़ते जा रहा है। और जो भी सज्जन लोग होते हैं वो अब राजनीति में आना नहीं चाहते हैं और अपराधी इलेक्शन लड़के आते हैं संसद या फिर राज्य विधानसभा में, और जो भी वो अपराध किए रहते हैं उनको अपना खत्म करा लेते हैं। तो ये हम वहाँ पे देखेंगे। इस वजह से भी गठबंधन सरकार का बढ़ रहा है मतलब प्रचलन। और असमानता बढ़ने के कारण, तो वही जो मैंने ऊपर समझाया यही सब चीजें असमानता बढ़ने के कारण। तो अगर असमानता बढ़ रही है तो गरीब लोग अपना पार्टी बना लेंगे, अगर अमीर का ही प्रतिनिधित्व हो रहा है तो बीएसपी वगैरह ये सब उदय का कारण यही सब है कि पिछड़ी जाति का विकास नहीं हुआ तो वो अपना पार्टी बना के और सरकार में भी रही कितना साल, ये सब कारण है यहाँ पे। और राजनीतिक नैतिकता का ह्रास हो रहा है। अब राजनीतिक नैतिकता के भी ह्रास होते हैं तो देखते हैं कि आप अब कोई पार्टी के सदस्य उस पार्टी में मिल जा रहे हैं, उस पार्टी के सदस्य उस पार्टी में मिल जा रहे हैं, तो ये सब वजह से भी कोaliशन गवर्नमेंट बनानी पड़। किसी का बहुमत नहीं आया तो खरीद फरोख्त होता है, उसमें उनको खरीद के वो सरकार बना लेते हैं। निर्दलीय पार्टी जो भी लोग खड़े होते हैं उनको खरीद के कोई पार्टी और सरकार बना लेती है। तो राजनीतिक नैतिकता का ह्रास हो चुका है इस वजह से। और अब इसके घाटे क्या है ये, तो सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम प्रभावित होता है। तो इसमें आप मान लीजिए कि जब सरकार स्टेबल नहीं रहती है तो बहुत सारा दिक्कत होता है। इससे हर एक क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमेशा सरकार बनाने ही बिगाड़ने में और टाइम चला जाता है और चुनाव कराने में, तो आप काम कब करिएगा। और बार बार चुनाव और समय भी लगता है, धन भी लगता है। तो जब भी सरकार गिर जाती है, गठबंधन सरकार हमेशा गिर ही जाती है, फिर री इलेक्शन के लिए लोकसभा का जाना पड़ता है या फिर राज्य में री इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत सारे पैसे लगते हैं, टाइम भी लगती है, देश के रिसोर्स लगते हैं, उतना लोग लगते हैं और इस वजह से एफडीआई भी कम आता है। तो आप समझ लीजिए कि जो सरकार स्टेबल नहीं, तो वहाँ पे जो भी फॉरेन कंट्री है इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि सरकार स्टेबल नहीं रहेगी तो कंपनी चलाना इजी नहीं होता है। क्योंकि अब जो सरकार बदलती है तो पॉलिसी भी उसके साथ बदलती है। कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है कि कभी भी पॉलिसी चेंज हो सकती है। और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है इसमें। तो भ्रष्टाचार बढ़ता है तो समझ लीजिए जब जितना बार इलेक्शन होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उतना लोगों को वोट खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, अधिकारियों को पैसा खिलाना पड़ेगा, जो कराते हैं उनको पैसा खिलाना। तो ये सब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाते हैं और खरीद फरोख्त बढ़ता है। तो आप देखते है कि विधायकों को खरीदा जाता है, सांसदों को खरीदा जाता है, तो ये खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा बढ़। तो ये मैंने यहाँ पे बताया। अब हम देखते हैं आगे कार्यपालिका जो है हमारी मंत्रिपरिषद, उन पे संसदीय नियंत्रण के बारे में, क्योंकि नियंत्रण कहीं भी बहुत जरूरी होता है। अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो ये अपने आप के मर्जी के करने लगेंगे। इस वजह से बहुत सारी दिक्कत पब्लिक को झेलनी पड़ सकती है क्योंकि कोई भी लॉ पास कर देंगे, कुछ भी करने लगेंगे, इन सब वजह से दिक्कत हो सकती है पब्लिक को। इसी वजह से कार्यपालिका पे विधायिका नियंत्रण है, उसका टूल्स दिया गया है नियंत्रण रख। तो पहला हम देख लेते हैं प्रश्न। आप जानते हैं कि संसद में हर एक बात का प्रश्न पूछा जाता है कार्यपालिका से और जो भी वहाँ के सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं और इनको जवाब देना ही देना है। अब जो भी काम करते हैं तो इन लोगों को डर रहता है कि प्रश्न पूछा जाएगा तो संसद में क्या जवाब देंगे। तो आप देखते भी होंगे कि जैसे अभी चाइना से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो रक्षा मंत्री को आके वहाँ पे बताना पड़ा सारा चीजें संसद में कि क्या क्या अभी मुद्दा है और कहाँ कहाँ हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में बतानी है आप, और बताइएगा तो आपकी आलोचना भी होगी और ज्यादा आलोचना हुई तो फिर वो इलेक्शन जब होगा अगला तो उसमें आपकी सरकार जा भी सकती है। तो ये कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है। कार्यपालिका को हमेशा देश के लिए अच्छा करना ही पड़ता है और चर्चा एवं प्रस्ताव भी आ सकता है, कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से आपको अब उसमें आपको मोशन सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी बहुमत है कि नहीं, क्योंकि जब भी देश मतलब पार्टी की आलोचना होने लगती है तो वहाँ के जो पार्टी के सदस्य हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से सरकार जाने का भी खतरा होता है। नीतियों कार्यों पर
सामान्य नियंत्रण रखे थे। और दूसरा है इसमें बजट और लेखांकन द्वारा वित्तीय नियंत्रण और बहस प्रश्न सब होता है। तो बजट द्वारा भी इन पे नियंत्रण रखा जाता है कार्यपालिका पर, क्योंकि बजट के द्वारा ही गवर्नमेंट को अनुमति मिलती है पैसा खर्च कर। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो उनसे आपको खर्च करने का तभी मिलेगा अनुमति जब आप बजट पास करते हैं। तो बजट भी पास तभी करिएगा जब तक लेजिस्लेचर से पूरे बहुमत से आप पास नहीं कर लेते। तो यहाँ भी वित्तीय नियंत्रण रखती है लेजिस्लेचर कार्यपालिका पे। और वहाँ पे भी जब बजट भी रखा जाता है तो बहुत डिस्कशन होता है, बहस होता है एक एक टॉपिक पे। जहाँ जहाँ पैसा खर्च होना होता है वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन, प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं इस योजना के लिए, रक्षा बजट में इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, और जो हमारा हेल्थ बजट है उसमें इतना कमी क्यों है, इतना खर्च यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, के तहत भी इन पे नियंत्रण रखा जाता है। और बहुत सारे टौती प्रस्ताव आते हैं, कट मोशन जिसे बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट मांगती है कि हमें 1000 रुपये चाहिए इस काम के लिए, तो लेकिन लोकसभा कट मोशन के द्वारा उनको 500 ही देती है, या फिर मान लीजिए कि 900 दे, ये उनकी मर्जी। तो बहुत सारे कट मोशन होते हैं। निंदा प्रस्ताव आता है, जैसे कि आप किसी योजना के लिए पैसा मांगते हैं तो आपकी निंदा होती है, या फिर आपकी अगर जो काम किए हैं वहाँ पे अगर वो सही से नहीं हो पाती तो आप पे निंदा प्रस्ताव के द्वारा खेद प्रकट किया जाता है आपके बीच। अविश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो अगर बहुमत नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस सिद्ध करना पड़ता है। तो ये सब टूल्स हैं जिससे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है संसद। अब विभिन्न समितियां हैं, और जो समिति है वो भी बहुत सारा काम करती है जिससे इन पे नियंत्रण रखा जाता है। तो जो हमारे समितियां हैं वो बहुत सारी एस्टीमेट लगाती हैं, बोलती हैं इतना पैसा खर्च यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन वो भी पूछ सकती हैं, भले बाध्यकारी नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ। और विधायी मुद्दे पर भी बहुत सारी समितियां हैं, तो हम समितियों को भी देखेंगे आगे। कुछ समिति जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो ये अकाउंटिंग ऑडिटिंग करते हैं, इनसे भी नियंत्रण कार्यपालिका पे लगाया जाता है। तो ये ऑडिटिंग करते हैं जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। अब ये सब जो टूल्स हैं ये अधिक प्रभावी सिद्ध, इसका कारण बताना होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्यपालिका पे इतने जो नियंत्रण दिए गए हैं ये अधिक सिद्ध है, अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है। और संसदीय जो प्रणाली है वो सुचारू रूप से ना चलने का कारण क्या है, ये दोनों आप जब क्वेश्चन आए तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो जो भी मेंस का आंसर होता है वो आप पॉइंट रखते हैं, और वो पॉइंट आप जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे लिख सकते हैं। ये नहीं कि अगर जिसके लिए बताया गया है वहीं पे वो पॉइंट, कोई पॉइंट कहीं भी यूज हो सकता है उससे रिलेटेड टॉपिक। और क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें एक ही पॉइंट बार बार आता है, तो वो सब चीजें लिख सकते हैं आप वहाँ पे। जैसे कि बाढ़ आया और सूखा आया, तो जो मान लीजिए कि प्रोटेक्शन का होगा वो लगभग सेम ही है। दवा देना उनको, बाढ़ से पहले का व्यवस्था, बाढ़ के टाइम का व्यवस्था, बाढ़ के खत्म होने के बाद की व्यवस्था, तो सूखे के पहले की व्यवस्था, सूखे के टाइम की व्यवस्था, सूखे के बाद की व्यवस्था की बाद में सूखा, तो वो लगभग सेम ही पॉइंट आता है, कुछ कुछ पॉइंट चेंज होता है। वैसे ही मेंस के राइटिंग में हर एक चीज होता है, अधिकतर जगह लगभग सेम ही पॉइंट आते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वहाँ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे संसद में अत्यधिक कार्य का बोझ, तो काम का बहुत ज्यादा बोझ है संसद पे। अब इतने बड़े देश को चलाने के लिए संसद को ही पूरा काम करना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि संसद पे कितना काम, संसद को मान लीजिए कि बाहर का भी इंटरनेशनल रिलेशन उन्हीं को देखना है, देश का भी सब काम वही देखना है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सीमा पे, सब चीज वही देखना है। इतने सारे लॉ पास करने हैं, हर एक मंत्रालय है, कितने सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारी कमेटियां हैं, तो बहुत बर्डन है काम का संसद पे। तो इस वजह से भी देखा जाता है कि संसदीय काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता है इतने सारे काम के वजह से। और बढ़ता गिलोटिन, तो गिलोटिन होता है कि जैसे जब बजट पास होती है तो मान लीजिए कि हर एक मंत्रालय पैसा मांगती है, तो अब डिस्कशन कुछ ही जो मेन टॉपिक होता है उन पे होता है, और बाकी को पास करने के लिए एक साथ ही पास कर दिया जाता है, वो गिलोटिन हम बोलते हैं। तो जब बजट देखेंगे तो हम उसमें गिलोटिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गिलोटिन फ्रांस का शब्द था, जिसमें लोगों को एक साथ फ्रांस में सजा दिया जाता था, एक साथ उनको मतलब गिलोटिन पे रख के एक साथ ही जो काटने वाली मशीन थी एक साथ काट दिया जाता था घर का। वैसे ही ये बजट में हम गिलोटिन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हर एक मंत्रालय पैसा मांगते हैं तो सभी मंत्रालय का डिस्कशन नहीं होता है और एक ही साथ पास कर दिया, कुछ ही मंत्रालय का डिस्कशन हो पाता है। तो बढ़ता गिलोटिन मतलब कि अब मान लीजिए डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, डिस्कशन होना तो जरूरी है ना, अगर पैसा
मांग रहा है कोई मंत्रालय, तो अब सबको पता होना चाहिए क्यों मांग रहे हैं, क्या जरूरत है, अगर जरूरत है कि नहीं है, इस सबका डिस्कशन होना चाहिए। तो ये सब डिस्कशन नहीं हो पाता है, तो गिलोटिन की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सारे मंत्रालय हैं, हर एक को पैसा की जरूरत है, तो पैसा दिया जाता है, तो अब इतने पर डिस्कशन नहीं हो पाता। 1-2 महीना तो सेशन ही चलता है, उसमें कुछ ही देर चलता है, बहुत सारे काम, तो इतना नहीं हो पाता और गिलोटिन एक ही साथ पास कर दिया जाता है। और सांसदों का भौतिक व्यवहार तो आप देखते ही हैं, सांसदों का चप्पल चलाया जाता है, जूता चलाया जाता है, तो अभी भी आप देखे होंगे कि अब संसद में लड़ाई तक होने, तो नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोगों की जो भी पॉलिटिकल पार्टी और सदस्य हैं उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है बिल्कुल। संसद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, लेकिन लोग काम के बजाय ये सब कर रहा है, और बैठकों की कमी होती संख्या, तो बैठक भी आप देख रहे हैं कम होती जा रही है, बहुत कम ही दिन अब बैठक होती है। तो 3 सेशन तो होना अनिवार्य है, 3 सेशन होता तो है, लेकिन संसद बहुत कम टाइम तक अब चल पा रही है, और जब चल भी रही है तो लोगों का अपना विवाद सॉल्व करने में ही और राजनीतिक जो उनकी विवाद है वो सॉल्व करने में ही टाइम चला जा रहा है। जो मेनली टॉपिक है उस पर डिस्कशन हो नहीं पा रहा, और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के बजाय व्यक्तिगत व राजनीतिक मामलों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो जो भी पार्टियां हैं, अपोजिशन हो या फिर जो पार्टी सरकार में है, वो मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अपने राजनीतिक हित साधने में भरी है, वो उनका टांग खिंचाई कर रहा है, वो उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, इसमें टाइम जा रहा है ज्यादातर। अब संसद को पूरे ये भारत देश को चलाना होता है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, उसके बजाय लोग फालतू का बहस करता है। जो क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछना चाहिए उसे नहीं पूछा जाता है, तो ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी संसदीय जो हमारी प्रणाली है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। संसद को बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे लोग हमारे यहाँ अभी भी गरीब हैं, 27-28 करोड़ लोग गरीब है अभी यहाँ। चाइना इतना जल्दी गरीबी को खत्म भी कर दिया, हमारे से साथ ही आजाद हुआ, आज वहां पे चला गया है, हमारी से ज्यादा 5 गुना ज्यादा जीडीपी है, डिफेंस बजट 4 गुना हमसे ज्यादा, जबकि पॉपुलेशन सेम ही है, और हम पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं उस लेवल पे जितना करना चाहिए। अब देख रहे हैं कि लोगों को रोजगार नहीं, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो पॉपुलेशन माना जाता है किसी देश के लिए सबसे अच्छा संसाधन माना जाता है, लेकिन आप अगर पॉपुलेशन को सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब बर्बाद हो जाती है। तो वही हो रहा है हमारे साथ, ये देश पे बर्डन बनते जा रहा है जो हमारा पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉलिसी ही उस टाइप की नहीं है हमारी कि उन लोगों को रोजगार मिल सके, हम उनका फायदा उठा सकते हैं और उनको भी फायदा हो सके और गरीबी मिट सके। तो ये सब टॉपिक है, उस पे कोई बात कर चाहे, जो मुद्दा नहीं है उस पे बात किया जा रहा है। और छठा, इसमें संसदीय समितियों के पास सलाहकारी शक्ति है, तो जो भी संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उनको कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं दिया गया, वो बस सलाह दे सकती है कार्यपालिका या फिर लेजिस्लेचर को, लेकिन ऐसा कोई भी वो बात नहीं बोल सकती कि बाध्यकारी हो जिसे मानना ही मानना है। तो ये भी चीजें एक यहाँ पे आती हैं। और राजनीति का अपराधीकरण व अपराधियों का राजनीतिकरण, तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया आपको कि अब राजनीति में बस अपराधी ही आते हैं, तो आप अभी न्यूज में देख भी रहे होंगे कि कितने सारे अपराधियों को टिकट दिया जाता है। और अब युवा और जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते। अब राजनीति पैसा और पावर वाले लोगों का बन चुका है, वही हो गया है कि अब राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, अपराधी राजनीति में आते हैं, उसी को हम राजनीति का अपराधीकरण बोलते हैं, और अपराधों का राजनीतिकरण हो गया। अब अपराधी जो हाथ हो जाते हैं जीत के, अब उन पे जो भी अपराध होता है वो भी खत्म, उस पे कोई बात नहीं करता है। जो उन पे उतने सारे अपराध होते हैं उनकी बात अब कोई नहीं करता है, और वो अपराधी बिल्कुल क्लीन चिट के साथ सारे अपराध उसका खत्म हो जाता है। तो ये हो रहा है अब। और 8वां आप देख लीजिए कि विपक्ष का असकारात्मक अनुचित विरोध करना। तो विपक्ष का काम पहला नंबर होता है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका विरोध करना, हर एक जो भी गवर्नमेंट अगर अच्छा नहीं कर रही जिस सेक्टर में, उसको उजागर करना, तो ये काम होता है विपक्ष का। और अब है कि अनुचित विरोध करना है, अब चाहे जो भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं दोनों का बोल रहा, मैं किसी पार्टी का एक ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के बारे में बोल रहा, हम बिल्कुल टॉपिक के अनुसार चल रहे हैं, तो राजनीति बात मैं नहीं करता, बस आपको ये सब लिखना होगा इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और अनुचित विरोध करना मतलब जहाँ पे विरोध नहीं करना है वहां पे भी विरोध करना, जैसे कि आप जीएसटी का मुद्दा देखे थे, तो पहले उसको कांग्रेस लागू करना चाहती थी तो बीजेपी रोक के रखी थी, और
बीजेपी जब लागू करना चाहती थी, अब जो भी सरकार में आता है वो काम करना चाहता है, थोड़ा बहुत क्या काम करती ही है सरकार में, जो भी आती है पार्टी तो काम करती है। तो अब बीजेपी आई तो बीजेपी उसको लागू करना चाहती थी तो कांग्रेस रोक के रखी। तो पहले तो कांग्रेस रोक के रखी तो कांग्रेस के पास कुछ ही दिन रोक पाई, क्योंकि कांग्रेस के पास उतना बहुमत नहीं थी, तो बीजेपी पास कर ली। लेकिन बीजेपी को उस टाइम बहुमत थी तो कांग्रेस को पास नहीं करने दी। तो अब यहाँ पे अनुचित ये विरोध हुआ, क्योंकि अब पहले तो लागू करना चाहते थे, लेकिन जब ये सरकार आई तो आप लागू करना नहीं देना चाहते हैं, तो इसमें ये होता है। और जो भी कमेटियां बनी थी पहले, वो सारी कमेटी बोलते आई शुरू से अंत तक की जीएसटी को लागू करना चाहिए, जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में इतने दिनों तक डिले किया गया। तो ये डिले करने का कोई औचित्य नहीं था। पहले बीजेपी रोक के रखी तो इनके भी डिले करने का कोई औचित्य नहीं था। फिर बाद में कांग्रेस भी रोकना चाहिए, लेकिन उनको बहुमत नहीं था तो बीजेपी पास कर ली। तो ये चीजें होती हैं। और 9वां इसमें है दल बदल संबंधित समझ। तो मैंने बताया भी कि अभी आप देखते भी हैं कि कितना दल बदल होता है, एक पार्टी इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाती है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये लोग समझते हैं कि पब्लिक बेवकूफ है। आप मान लीजिए कि किसी पार्टी को जब पब्लिक वोट करती है तो उसके पार्टी को नहीं, विचार का वोट किया जाता है कि उसका विचार ये है, जो मैनिफेस्टो होता है वो लोगों को पसंद आता है, इस वजह से पब्लिक वोट करती है किसी पार्टी को। लेकिन ये लोग समझते हैं कि लोग मतलब बेवकूफ है, और जब जीतने के बाद ये किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो ये लोगों के साथ धोखा है कि वो एक विचार को वोट दिए थे, लेकिन आप जीतने के बाद वो विचार ही चेंज कर दिए। तो पब्लिक के साथ ऐसा किया जाता है। तो दल बदल में इतना पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है यहाँ पे, और इस वजह से चुनाव भ्रष्टाचार भी होते हैं, चंदे दिए जाते हैं, इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं चुनाव। और 10वां इसमें है 10वां पॉइंट की राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आप देख ही रहे हैं कि अब जब तक पार्टियों में खुद लोकतंत्र नहीं आएगा तो ये लोकतंत्र नाम का लोकतंत्र होता है। क्योंकि मान लीजिए कि पहले भी ऐसा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो अभी भी तो वही है। मान लीजिए कि अगर एक ही पार्टी में अगर लोकतंत्र नहीं है, एक ही वंश के अगर लोग एक ही पार्टी बना के हैं और वही लोग हमेशा से उसमें राज्य करते आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल राज्य जैसा हो गया। इसमें लोकतंत्र कहाँ है? तो इसमें लोकतंत्र का अभाव है। आप जो भी पार्टी देख लीजिए, यहाँ पे कांग्रेस को देख लीजिए तो शुरू से ही गांधी परिवार राज करते आ रहा है, या फिर लालटेन छाप जो लालू यादव की पार्टी है उनको भी देख लीजिए, उनके लड़के ही आ रहे हैं बन के। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो मुलायम सिंह की पार्टी है तो उनके परिवारवाद का काम है। तो ये चीजें चल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लोकतंत्र में सभी को मौका मिलना चाहिए, पार्टी में जो अच्छा है उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अब मेरा कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मैं जो फैक्ट है आपको बता रहा हूँ। आपको ये सब चीजें लिखनी होंगी तब आप जाके पास होंगे। तो ये समझाने के लिए बताना पड़ता है, एग्जाम्पल। और जाति धर्म इत्यादि पे वोट इनको बढ़ावा दिया जाता है। तो वोट के लिए जाति पे मांगा जाता है वोट, धर्म पे वोट मांगा जाता है। आप एक तरफ तो आप लोग लॉ लाते हैं कि शादी आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे जो भी चाहें किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, ये आप एक तरफ बढ़ावा देते हैं। और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि आप इस कास्ट के हैं तो मुझे ही वोट दीजिए। तो आप तो उस कास्ट को बढ़ा रहे हैं, तो हम कास्ट को कैसे कमी करें धीरे धीरे। तो एक तरफ तो ये पार्टियां बोलती हैं कि मुझे कास्ट पे वोट दे दो, और दूसरे तरफ ये बोलती हैं कि हमें जातिवाद को खत्म करना है। तो ये डिलेमा होता है यहाँ पे कि लोग क्या करें। तो ये लोग इतना तक बेवकूफ बनाते हैं। तो ये सब चीजें सभी को समझना होगा, तब जाके अच्छी मतलब देश की व्यवस्था हो पाएगी और डेमोक्रेसी का हम फायदा उठा सकेंगे। और प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। तो आप देखते ही होंगे कि राजनीतिक पार्टियों का साठगांठ और जो भी बड़े अधिकारी होते हैं उनका साठगांठ तो बढ़ते जाता है। जब भी भ्रष्टाचार होता है तो सबका मिला जुला रूप ही होता है, कोई अकेले भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। तो ये लोग मिल के भ्रष्टाचार करते हैं। ये सब रूप वजह से भी संसदीय जो हमारी है प्रणाली वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। तो ये इतने पॉइंट्स है, आप लिख सकते हैं कहीं भी। तो ये आपको बहुत ही फायदा करेंगे लिखने में। जब भी आप मेंस का राइटिंग बोलेंगे, तो जब भी आपको बोले कि अधिक प्रभावी मतलब सिद्ध करने के लिए आगे हमारा क्या हो सकता है, तो ये सब चीजें भी लिख सकते हैं आप। अब प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन होता है। तो जो प्रॉब्लम होता है कि अगर प्रॉब्लम आप जान गए तो वही चीज सॉल्यूशन है, उसको सॉल्व कर दीजिए, हो आंसर आपका। तो सुझाव में भी आप
इसको लिख सकते हैं। और जब प्रॉब्लम पूछे कि क्या क्या दिखते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं चीजें। और जब पूछे कि आप सुझाव दीजिए इसको सॉल्व करने का, तो ये चीजें आप पलट के लिख सकते हैं। जैसे अब सुझाव में लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं जो संसद का अत्यधिक कार्य है इसको कम करना, ये सुझाव में लिख सकते हैं। और जब पूछे कि अभी प्रभावी सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि संसद में अत्यधिक कार्य का बोझ है। तो आप ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा सुझाव में यहाँ पे देंगे कि कैसे ये सुधर सकता है। जो अभी मैंने इतना सारे दिक्कत बताया, तो संसदीय प्रणाली सुचारू रूप चलने के लिए और इनका फायदा के लिए और इनमें सुधार के लिए हम सुझाव कुछ देते हैं। तो आंसर में आपको कुछ सुझाव भी बताना होता है, अपना ओपिनियन, तो आप ये लिख सकते हैं कि चुनाव प्रणाली में सुधार करना होगा। तो ये सब जो भी नेता लोग ये सब बहस और भाषण देते हैं, जातिवाद को बढ़ावा, फिर भड़काऊ भाषण, तो इन लोगों पे जब भी चुनाव हो तो इन पे सीधे रोक लगा देना चाहिए। तो ये सब चुनाव सुधार में होना चाहिए। और राजनीतिक नैतिकता को बढ़ाना होगा। तो मतलब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको पार्टी से ऊपर जाके सोचना होगा पहले, और अपने अंदर नैतिकता बढ़ानी होगी। उन्हें जो सही है देश के लिए वो करना होगा। और आचार संहिता का विकास करना होगा। तो आचार संहिता मतलब कि एक नियम होता है, तो नियम बनना चाहिए हर एक पार्टियों के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का विकास, तो जैसा मैंने ऊपर बताया अभी, तो अब इन लोगों में लोकतंत्र का विकास करना होगा। सही मायने में लोकतंत्र तभी, हर एक जगह लोकतंत्र। और अपराधियों को राजनीति में प्रवेश से रोकना होगा, तो उसके लिए प्रोविजन होगा। और समाज को भी आगे आना होगा। जो भी अपराधी हैं उनको वोट नहीं देना, क्योंकि अपराधी लोग आके सारा उनका अपराध धुल जाता है। अपराधी को हमेशा अपराधी की तरह देखा। और मतदाताओं की जागरूकता महत्वपूर्ण। तो मतदाता ही सारे डिसाइड करते हैं इसमें। जो भी वोटर होते हैं वही डेमोक्रेसी में मेन पावर वोटर के पास ही होता है। तो जो भी वोटर होते हैं वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जो भी ये पार्टियां हैं अगर ये सही काम नहीं कर सकती तो उनको रोड पे लाने का भी काम मतदाता कर सकते हैं। लेकिन मतदाता अभी जागरूक नहीं है। मेन बात है कि अभी हमारे देश में शिक्षा की कमी बहुत ज्यादा है। लोग मेन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। लोग ये न्यूज और जो भी राजनीतिक पार्टियां भाषण देती हैं उनमें लोग चले आते हैं, जैसा उनको बताया जाता है वो समझ ले। तो हमें ये सब चीजें तो ये सब जो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीजों का पता चलेगा। तो इस टाइप से मेरा डिस्कशन होता है कि ताकि आप लोगों को हर एक चीज का पता चल सके। ये नहीं है कि बस हम एजुकेशन ले रहे हैं एग्जाम निकालने के लिए, आप ये पढ़ के समझ भी सकते हैं जो हमारे देश में इतना चीज चलता है। तो इतना इस टॉपिक में था। अब हम आगे देखेंगे पीएम के बारे में। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और बस रिवीजन करते रहें टॉपिक को। आपको कुछ नहीं सोचना, एक एक चीजें कवर हो रही हैं यहाँ पे। और आप देख भी रहे हैं कि मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। जो आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो मेंस में लिखने वाली हैं वो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। और ये सब चीजें ही प्रीलिम्स में भी आती हैं। तो प्रीलिम्स में कोई ऊपर से नहीं आता, उसमें स्टेटमेंट बनाया जाता है और स्टेटमेंट में यही सब चीजें होती हैं। उसमें आपको पूछ देगा कि कार्यपालिका पे संसदीय नियंत्रण के लिए कौन कौन सा टूल है। तो ये टूल ही आपको उसमें स्टेटमेंट में होगा, उसको आपको सॉल्व करना मतलब बताना होगा कि ये टूल है, ये टूल है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें।